नमस्कार एंड वेलकम टू ऋषि ज्ञान। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है डीएसएसबी पीजीटी सोशियोलॉजी के एग्ज़ाम के लिए। आज हम कुछ ऐसी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे जिसके ऊपर क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्ज़ाम में हमेशा आते हैं, जैसे कि समाज, समुदाय, समिति, संस्था, परिस्थिति एवं भूमिका। मैं रविश देव शर्मा। आज इस टॉपिक को हम करते हैं क्रिस्टल क्लियर। पहला पॉइंट हमारा आता है समाज यानी कि सोसाइटी। इसमें समानता और विभिन्नता होती है। समाज रीतियों, कार्यविधियों, अधिकार और पारस्परिक सहायता, अनेक समूहों तथा अनेक विभाजनों, मानव व्यवहार के नियंत्रणों तथा स्वतंत्रताओं की व्यवस्था है। तो यहाँ पे बताया गया कि समाज हम कहेंगे किसको। समाज को कई तरीके से डिफाइन किया गया। अलग अलग जो हमारे सोशियोलॉजिकल थिंकर्स रहे उन्होंने बहुतों ने उसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया, लेकिन ये मैं एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए कंप्लीट एक डेफिनेशन ले रहा हूँ ताकि हमको समझ में आ जाए। अब किंग्सले डेविस जी ने अपनी एक बुक लिखी है ह्यूमन सोसाइटी। उसके अंदर में उन्होंने समाज की कुछ आवश्यक दशाएं बताई हैं, जैसे कि संख्या की निरंतरता को बनाए रखना। संख्या मतलब समाज के लोगों की संख्या को निरंतर बनाए रखना, ताकि संख्या अगर कम होती जाएगी तो वो समाज भी समाप्त हो जाएगा। दूसरा, जनसंख्या में श्रम विभाजन, अलग अलग लोगों का अलग अलग कार्य जो विभाजित होना चाहिए। सामूहिक एकता उसमें होती है और सामाजिक व्यवस्था में स्थायित्व होना, ये भी समाज का एक गुण होता है। मैकाइवर और पेज, आपके एग्जाम की दृष्टि से ये जो मैं नाम स्पेशली मैंने इनको लिखा है किंग्सले डेविस, मैकाइवर एंड पेज, ये इसलिए लिखे क्योंकि इनके ऊपर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो इन्होंने सोसाइटी नाम की एक बुक लिखी है अपनी, उसके अंदर लिखा है समाज की विशेषताएं, जैसे कि समाज अमूर्त है यानी कि समाज एब्स्ट्रैक्ट है, वो एक कॉन्क्रीट फॉर्म में नहीं होता, उसको समझने के लिए बहुत सारे टूल्स की आवश्यकता पड़ती है। समाज में समानता और विभिन्नता दोनों चीज़ें उपलब्ध होती हैं। समाज जागरूकता पर आधारित होता है। समाज अन्योन्याश्रितता पर आधारित है। समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों ही पाए जाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे बहुत सारे सोशियोलॉजिकल थिंकर्स हैं, किसी ने सिर्फ संघर्ष को ही समाज का एक रूप माना है और किसी ने सहयोग को ही माना है। जैसे हम देखते हैं कि कोजर हैं, सिमेल हैं, कार्ल मार्क्स हैं, उन्होंने संघर्ष को मुख्य माना है, जबकि हम देखते हैं कि हमारे इमाइल दुर्खाइम है और मैक्स वेबर है, इन्होंने सहयोग को मुख्य माना है। तो उसी हिसाब से हम देखते हैं समाज केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है, ये हर एक जो जीव जंतु होते हैं उनके अंदर भी अपने अपने सामाजिक वैल्यूज़ पाई जाती हैं कुछ ना कुछ। अब आते हैं हैरी एम जॉनसन। इन्होंने बताया इसके बारे में कि एक समाज जो होता है उसमें एक निश्चित भूभाग होता है, उसमें यौन प्रजनन की जो क्रियाएं होती हैं वो निरंतर चलती रहती हैं, सर्वांगव्यापी संस्कृति होती है तथा आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं समाज के जो व्यक्ति होते हैं। तो यहाँ तक हमने समाज का एक आपके सामने एक चित्रण रख दिया, जिससे हमें समाज की जो है एक आधारभूत संरचना समझ में आ जाती है। इसके बाद मिलते हैं समाज और एक समाज में अंतर। इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, एक समाज किसे कहते हैं और समाज किसे कहते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूँगा। समाज किसी भी एक वृहद समाज के लिए बोला जा रहा है और एक समाज किसी एक छोटे समुदाय के बारे में बोला जाता है। ये कोई एक ग्रुप हो सकता है, जैसे स्टूडेंट्स का कोई ग्रुप हो सकता है, या कोई एक छोटी सी भीड़ का एक हिस्सा हो सकता है। तो इसलिए इन दोनों में अंतर हमें पता होना चाहिए। हम इसमें बताते हैं कि जैसे समाज जटिल व्यवस्था और एक समाज सरल संगठन होता है। समाज जो है वो आकार में बहुत बड़ा होता है, जबकि एक समाज काफ़ी छोटा होता है। सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था होती है। सामाजिक संबंधों की व्यवस्था जो होती है एक समाज के अंदर में वो बहुत जटिल होती है, जबकि एक समाज के अंदर में व्यक्तियों का जो समूह होता है केवल उसके अंदर जटिलता इतनी नहीं होती है। समाज के अंदर व्यक्ति का असीमित उत्तरदायित्व होता है, जबकि दूसरे में यानी कि एक समाज में सीमित उत्तरदायित्व होते हैं। समाज जो है समाज का एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता, वो विस्तृत रूप से फैला हुआ होता है। व्यक्तियों के व्यवहार एवं मनोवृत्तियों में भिन्नता होती है समाज के अंदर, लेकिन जो एक समाज होता है उसके अंदर एक रूपता पाई जाती है। इसको हम ऐसे उदाहरण से समझ सकते हैं कि कोई एक छोटा सा संगठन है, जैसे क्लासरूम का एक संगठन है, तो उसको हम कह सकते हैं वो एक समाज का उदाहरण है, जबकि समाज जो है वो एक वृहद रूप में होता है। इसके बाद में आते हैं हम समुदाय। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कम्युनिटी। तो इसके लिए मैं आपको एक किंग्सले डेविस हमारे एक सोशियोलॉजिकल थिंकर हुए, उनकी एक बुक है ह्यूमन सोसाइटी। तो उन्होंने उसमें लिखा है कि किसी समूह को समुदाय कहलाने के लिए 3 बातें आवश्यक होती हैं। कौन कौन सी 3 बातें हैं वो उन्होंने बताया। पहला, व्यक्तियों का समूह, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का समावेश। तो ये 3 चीज़ें सबसे मुख्य होती हैं किसी भी समाज को समूह को समुदाय कहलाने के लिए। यानी व्यक्तियों का एक समूह होना चाहिए, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए और सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का उसमें समावेश होना चाहिए। फिर एक टॉपिक उन्होंने दिया लघु समुदाय। इसी में आता है हमारा समुदाय का एक पार्ट है लघु समुदाय, लिटिल कम्युनिटी। तो रेडफील्ड की पुस्तक है द लिटिल कम्युनिटी। इसका कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि लिटिल कम्युनिटी का जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया है। तो इन्होंने इसकी 4 विशेषताएं बताई हैं। पहली है हमारी भिन्नता, फिर है दूसरा लघुता, तीसरा है समजातीयता और चौथा है स्वावलंबन या स्वपर्याप्तता, यानी कि एक दूसरे के ऊपर जो है वो
ज़्यादा निर्भर नहीं करते हैं, वो अपने आप में ही स्वावलंबित होते हैं। ऐसा एक छोटा समुदाय माना जाता है। अब आते हैं समुदाय के आधारभूत तत्व क्या हैं, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी। तो एक समुदाय को हम कैसे जान पाएंगे कि ये एक समुदाय है, तो उसके लिए हम समझते हैं, इसमें आता है समुदाय में स्थानीयता होती है, सदस्यों में सामुदायिक भावना होती है, आश्रितता की भावना होती है, एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं, सर्वमान्य जीवन होता है, विशिष्ट नाम हो सकता है उसका, और स्थायित्व का तत्व होता है, यानी कि उसमें स्टेबिलिटी होती है। इसके बाद में हम आते हैं, अगला पॉइंट है हमारा समिति यानी एसोसिएशन। इसके ऊपर में लास्ट आपके डीएसएसबी एग्जाम जो 2018 में हुआ था 5 अगस्त को, उसमें इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, इसकी डेफिनेशन पूछी गई थी। तो ऑकबर्न और निबकॉफ इन्होंने एक इसकी डेफिनेशन दी है, उसको हम पढ़ते हैं। समिति एक ऐसा संगठन है जो प्रायः विशेष स्वार्थों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। इसका उद्देश्य अपने सदस्यों की विशेष या सामान्य इच्छाओं की संतुष्टि के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होता है। तो सामान्य रूप से इसको अगर हम समझेंगे तो समिति जैसे किसी की भी एक समिति हो सकती है, जैसे कि ऑटो चालकों की समिति हो सकती है, कार ड्राइवर्स की समिति हो सकती है, वो केवल अपने कुछ मांगों को पूरा करने के लिए बनाई जाती हैं, ठीक है ना। जैसे बस के ड्राइवर्स की कम्युनिटी हो सकती है, पूरी टीचर्स की एक एसोसिएशन हो सकती है। तो ये उस तरीके की समितियाँ होती हैं। समितियों के कुछ प्रमुख श्रेणियाँ हैं मैकाइवर और पेज के अनुसार, कि ये व्यापारिक समितियाँ होती हैं, पारस्परिक लाभ प्राप्त करने वाली समितियाँ होती हैं, सेवा समितियाँ होती हैं, जो सेवा के लिए मुख्य रूप से बनाई जाती हैं। जैसे वर्तमान समय में सेवा भारती का नाम काफ़ी सुन रहे हैं, कोरोना के समय पे उन्होंने अच्छा काम किया है। फिर आता है सामान्य कल्याण समितियाँ। उसके बाद हम पढ़ते हैं समिति की कुछ विशेषताएँ होती हैं। विशेषताएँ क्या होती हैं, जैसे व्यक्तियों का एक संगठन है, ये एक संगठन होता है जो किसी उद्देश्य के लिए होता है ना। इसकी स्थापना कुछ निश्चित उद्देश्यों के लिए की जाती है। सदस्य ऐच्छिक होती है, सदस्यता जो होती है इसमें ऐच्छिक होती है, नहीं कोई इसमें व्यक्ति जबरदस्ती नहीं होता है, ठीक है। वो अपनी मर्जी से उसमें सदस्य बन भी सकते हैं और वो उसको छोड़ भी सकते हैं। इसके अपने कुछ नियम होते हैं, वो हमें फॉलो करने होते हैं। कुछ पद भी होते हैं जो एक दूसरे को दिए जाते हैं। पर ये सदस्य जो है समिति जो होती है स्थायी नहीं होती, ये बंद भी हो सकती है, समाप्त भी हो सकती है, फिर दोबारा से भी ये पुनर्जीवित भी हो सकती है। अब आते हैं संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सर्वप्रथम प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने इसका किया था। संस्था वह अंग है जिसके माध्यम से समाज के कार्यों को क्रियान्वित किया जाता है। संस्था के कार्य क्या है, मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करना, मानव व्यवहार पर नियंत्रण करना, मानव का मार्गदर्शन करना और संस्कृति का हस्तांतरण करना। यानी वर्तमान समय में जो संस्कृति है वो अगली जनरेशन पे जाएगी, ये कौन निश्चित करता है, ये हमारी संस्थाएं ही निश्चित करती हैं। जैसे हम जानते हैं कि परिवार में अगर जिस प्रकार की उपासना पद्धति का प्रचलन होता है, वो अगली जो संस्कृति होती है, अगली जो जनरेशन होती है, उसमें स्वतः ही धीरे धीरे चली जाती है। अब संस्था की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई अधिक स्थायी होती है तथा इनका निर्माण एक या अनेक उद्देश्यों के लिए होता है। परंपरा का अधिक महत्व और कुछ प्रतीक भी होते हैं इसके, और संस्था के सांस्कृतिक उपकरण भी होते हैं। उपकरण का हम मतलब समझ सकते हैं, जैसे कि प्रतीक उन्होंने बताया कि मंदिर होते हैं, ठीक है, उसके बाद ध्वज होते हैं, तिलक लगाना, ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती है, पूजा आरती करना, ये सभी क्या है, इसके प्रतीक होते हैं या फिर इनके उपकरण होते हैं। अब हमारा आता है परिस्थिति और भूमिका। तो इसको हम समझेंगे, पहले परिस्थिति समझते हैं। परिस्थिति मैकाइवर और पेज के अनुसार परिस्थिति या स्थिति वह सामाजिक पद है जो कि रखने वाले के लिए उसके व्यक्तिगत गुणों या सामाजिक सेवा के अतिरिक्त आदर, प्रतिष्ठा तथा प्रभाव की कुछ मात्रा निश्चित करती है। यानी कि एक पद होता है, सामाजिक पद, वह व्यक्ति अपने गुणों के आधार पर प्राप्त करता है या फिर वो अन्य प्रकार से भी उसको कई बार मिल जाता है। तो परिस्थिति के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ स्टेटस हैं, जैसे कि जन्मित स्थिति होती है, एस्क्राइब्ड स्टेटस बोलते हैं, यानी कि जो जन्मजात मिल जाते हैं। जैसे पुराने समय पे हम देखते हैं कि राजा का जो पुत्र होता था वो राजा बन जाता था, तो उसको हम बोलते हैं एस्क्राइब्ड स्थिति। वर्तमान समय में भी हम देखते हैं कई पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, तो उनकी जो अगली जनरेशन होती हैं उनको वो स्थिति स्वतः ही मिल जाती है, क्योंकि वो उनके उसी परिवार में पैदा हुए हैं। उसी प्रकार से हम बोलते हैं प्राप्त स्थिति, यानी कि अचीव्ड स्टेटस, यानी कि जो मेहनत से या अपनी काबिलियत के दम पे जो कोई व्यक्ति किसी पद को प्राप्त करता है तो वो कहलाता है अचीव्ड स्टेटस। जैसे वर्तमान समय में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उनके द्वारा ये जो पद प्राप्त किया गया है वो अपनी स्वतः मेहनत के माध्यम से प्राप्त किया गया है। आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं रोल यानी कि भूमिका के बारे में। तो लिंटन ने बोला है, भूमिका एक निश्चित स्थिति में व्यक्ति के अधिकार तथा कर्तव्य को संबोधित करती है। भूमिका के कुछ रूप हैं, जैसे हम बोलते हैं अधिकारात्मक भूमिका, आभार्य भूमिका, परंपरागत भूमिका और व्यवहारात्मक भूमिका। इन सभी भूमिकाओं का अलग अलग वर्गीकरण, अलग अलग कार्य होता है, वो हम समझ सकते हैं। इसके नाम से हमें समझ में आ रहा है कि अधिकारात्मक में अधिकार की श्रेष्ठता होती है, जैसा अधिकार जिस व्यक्ति को होता है उसी आधार पर वो कार्य करता है। दूसरा आभार्य भूमिका होती है, ऑब्लिगेटरी होती है, यानी कि व्यक्ति जो है स्वतः कार्य में लग करके किसी सेवा के कार्य के माध्यम से अपनी भूमिका को निभाता है। परंपरात्मक भूमिकाएं होती हैं, जैसे हम देखते हैं हमारे परिवार में पति की भूमिका, दादाजी की भूमिका, दादी जी की भूमिका, पत्नी की भूमिका, बच्चों की भूमिका।
तो वो ट्रेडिशनल रोल्स होते हैं। और अंत में आता है व्यवहारात्मक भूमिका, यानी कि कोई व्यक्ति है जो अपने व्यवहार के माध्यम से अपने किसी एक रोल को निभाता है। जैसे हम देख सकते हैं कि वर्तमान स्कूलों के अंदर में कुछ छात्र जो है वो काफ़ी एक्टिव होते हैं और वो अपने उस एक्टिवनेस के कारण में अलग अलग भूमिकाओं को निभाते हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं व्यवहारात्मक भूमिका। तो हमारा ये जो विषय है ये परिस्थिति और भूमिका के कुछ निर्धारक तत्व भी होते हैं। उसमें हम देख सकते हैं कि परिस्थिति के निर्धारक तत्व हैं यौन, आयु और वर्ग एवं जाति। ठीक है, तो इनके आधार पर परिस्थिति निर्धारक होती है, यानी कि यौन के आधार पर भी परिस्थिति निश्चित होती है। जैसे हम देखते हैं कि स्त्रियों के लिए हमारे समाज में कुछ अलग से बने होते हैं नियम और पुरुषों के लिए अलग बने होते हैं। उसी प्रकार आयु के आधार पर भी होती है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको अपने आप ही पद जो है वो मिलने लग जाते हैं, उनको कुछ कार्य करने की छूट जो है मिलने लग जाती है। उसी प्रकार से वर्ग एवं जाति में भी इस प्रकार की हम संभावनाएं देखते हैं। एक है लुंडबर्ग, उनके अनुसार भी हम देखते हैं कि उन्होंने 3 व्यवस्थाएं दी हैं कि शिक्षा के आधार पर भी व्यक्ति जो है वो किसी पद पर पहुंचता है और व्यवसाय के आधार पर पहुंचता है अपने, तथा आर्थिक स्थिति के आधार पर भी उसको समाज में एक सम्मान प्रतिष्ठा भी मिलती है। तो ये आज हम इसी टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।